Hi guys, so welcome to the part 4 of solving the UGC NET question papers, coming directly to the questions because I don't waste time. The first thing that you have to find out कि इन सारे options में से true कौन सा options है. तो पहले हम देखते हैं economic rent is the same as economic profit. This statement is actually wrong. Why? क्योंकि पहली चीज ये है कि इकोनॉमिक रेंट होता क्या है. इकोनॉमिक रेंट जो भी पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज द मिनिमम दैट शुड बी पेड. अभी मैं एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, के फॉर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक लेबर है, उसको आपको 500 रुपीज मिनिमम मार्केट में मिल रहे हैं. ठीक है, मतलब इतना उनको मिलना चाहिए, लेकिन हम जो हैं उनको पेमेंट दे रहे हैं 1000 रुपीज पर आवर का. तो इकोनॉमिक रेंट जो एक्सेस इनको मिल रहा है उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक रेंट. तो इकोनॉमिक रेंट क्या हो गया? 500. अब ये आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला. इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल अर्निंग्स. एक्चुअल में उसको कितना मिल रहा है? 1000 रुपीज का. और इसको जो मिनिमम जो होता है उसे कहते हैं हम ट्रांसफर अर्निंग्स. तो एक ये और आपके पास चीज हो गई जानने की. इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग्स, और एक्चुअल रेंट जो पेमेंट हुआ है माइनस ट्रांसफर अर्निंग्स. तो इसकी वजह से 1000 माइनस 500 आपका हो जाएगा 500 रुपीज का इकोनॉमिक रेंट. तो क्या इकोनॉमिक रेंट इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है? नो, ऐसा कोई भी हमारे पास यहां से हमें नहीं पता चला. दूसरी चीज, इम्प्यूटेड कॉस्ट इज अ रेंट ऑफ हायर्ड बिल्डिंग. नो, इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट दैट इज फॉरगॉन, दैट इज द इम्प्यूटेड कॉस्ट. तो हमारी रेंट ऑफ हायर्ड बिल्डिंग इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं है, आप उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कह सकते हैं. When AC is equals to MC, AC is minimum. इसके लिए आपको ग्राफ बना के बताती हूँ जो आपने पढ़ा होगा बहुत बार. AC का कर्व ऐसा होता है, MC का कर्व ऐसा होता है. AC क्या है? एक्चुअल एवरेज कॉस्ट, और MC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, तो जब एक तो ये इनका पॉइंट होता है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं द लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC. AC का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है जहां पे MC इसको कट करता है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हेन AC इज इक्वल्स टू MC, AC इज मिनिमम. देख लिया, जब AC इज इक्वल्स टू MC है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप नाम दे दो Q, तो आपका AC मिनिमम है. ओके, अब इसी से आप दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. जो आपका ऑप्शन है ये सही हो गया. ठीक है, व्हेन MC इज राइजिंग, AC इज ग्रेटर देन MC. नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जैसे यहाँ पे जो MC है वो ज्यादा तेजी से राइज कर रहा है, AC कम तेजी से राइज कर रहा है, तो ये वाली चीज नहीं होगी. व्हेन MC इज राइजिंग, AC इज नॉट ग्रेटर देन MC. तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया. नेक्स्ट इज आउटपुट इज ऑप्टिमम व्हेन इज इक्वल्स टू MC. क्यों? क्योंकि ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट होता है, ये Q ऑप्टिमम पॉइंट होता है, जहां ये वाला पॉइंट होता है हमारा ऑप्टिमम क्वांटिटी और ऑप्टिमम प्राइस होता है. तो ये वाला भी ठीक है. अब ऑप्शंस में आप देखो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है. A है, ठीक है, और C है. A तो होनी चाहिए, C और E. C और E. अब C और E में A तो ये मेरे ख्याल से बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जैसे A नहीं है, गलत है, और आपको दिख रहा है कि C और E में यहाँ से मैं ले सकती हूँ, तो इसको आप कर देना. जो यूजीसी नेट का भी जो की आई थी उसमें B था. क्यों? क्योंकि गलती से ये A लिख दिया. ठीक है, जबकि ए गलत है. लेकिन जब सबसे ज्यादा आपको ऑप्टिमम मतलब सबसे सही आंसर देखना है, तो सी और ई दोनों में होने चाहिए. ठीक है, तो आप बी कर दो, अदरवाइज इसका आंसर कोई भी नहीं है. मेरे ख्याल से इसको ड्रॉप कर देना चाहिए था. ठीक है. Okay, so for the next, you would need to understand some of the concepts in international business, and the question is actually about the modes of entry में सबसे ज्यादा profit और सबसे ज्यादा risk किस में है. तो बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मोड्स ऑफ एंट्री. सबसे पहला मोड ऑफ एंट्री है एक्सपोर्ट. इसके बारे में तो आप सबको पता ही है कि आप अपना प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में भेज रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल बिजनेस में मूव कर रहे हैं. सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. मैं आपको ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क में बता रही हूँ. सबसे कम रिस्क इसमें ही होता है, एक्सपोर्टिंग में. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में होता है. रिस्क ज्यादा होने का मतलब है प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, लॉसेस भी ज्यादा हो सकते हैं. तो विद हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, दे विल बी हाई प्रॉफिट्स आल्सो. सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जैसे कि
अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी होती है, अगर उसके पास प्रोडक्ट्स होते हैं बट इट डज नॉट हैव द मार्केटिंग स्किल्स, मार्केटेबल स्किल्स नहीं है, सो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है। जैसे अगर मेबलिन, लॉरियल हैं, इनके पास क्या है कि इनके पास अपने प्रोडक्ट्स हैं बट मार्केटेबल स्किल्स दे नीड, तो उन्होंने क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करिए या फिर आप उसको बना भी सकते हैं। ठीक है। थर्ड होता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंसिंग में ये होता है कि जैसे फैंटा है, कोका कोला है, ये लोग अपने वर्ल्ड वाइड नहीं बेच सकते, तो क्या करते हैं, लोकल जो रिटेलर्स होते हैं, जो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ में, हम आपको पेटेंट, ब्रांड, आप नेम, सिंबल सब यूज कर सकते हैं, हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं। फिर एक होता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग होता है, जैसे आप देखते हो ना, सबवे है और मैकडी है, ये सब फ्रेंचाइजी, ये सब फ्रेंचाइजेज हैं। मतलब इनको पूरा का पूरा टेक्निकल नो हाउ भी दे देते हैं कि आप इस तरीके से आपको बनाना है। अब मैकडी को आप जाओगे तो वो लोग कितने प्रोफेशनल होते हैं ना, हर चीज पता होती है। फिर आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक सिटी है उसके मैकडी में जा रहे हो, फिर दूसरे सिटी के मैकडी में जा रहे हो, सबका काम एक जैसा होता है क्योंकि वो उनको टेक्निकल नो हाउ भी देते हैं। तो ये यहाँ पे आपका रिस्क क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फ्रेंचाइजिंग में भी रिस्क है क्योंकि टेक्निकल नो हाउ किसी को देना, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, बिकॉज आप अपना पूरा बता रहे हो कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। फिर फिफ्थ होता है जॉइंट वेंचर्स, जेवीज कहते हैं, जैसे मारुति सुजुकी, सुजुकी का एग्जांपल है। वो दोनों अपने जो अपने सिनर्जी इफेक्ट को कंबाइन करके साथ में अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे A+B, C एक कोई कंपनी बन गई, दैट इज जॉइंट वेंचर। अच्छा, लास्ट होता है इसमें जॉइंट वेंचर के बाद होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी वो होती है जहाँ पे कंपनी पूरी की पूरी किसी कंपनी को अपने अंडर ले लेती है, परचेज कर लेती है, और वो उसकी होली ओन कंपनी बन जाती है और सब्सिडरी जिसको वो अक्वायर करती है। अच्छा, एक लास्ट में है एफडीआई। एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई के बारे में बात करते हैं, सबसे रिस्की किसी भी कंपनी के में इन्वेस्टमेंट करना बाहर में। कोई भी करेंसी हो सकती है, डॉलर्स हो सकते हैं, यूरोस हो सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हो सकते हैं, जापानीज येन हो सकते हैं, चाइनीज renminbi भी हो सकते हैं। ये सब भी आपको पता होना चाहिए करेंसीज कौन कौन सी कहाँ की हैं। तो एफडीआई सबसे ज्यादा रिस्की है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा रिस्की है, लेकिन अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आपके मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं आपके अच्छे हैं, और दे अगर एक आध भी अच्छा नहीं है तो आपका ओवरऑल उसका जो इफेक्ट है दूसरे पे वो सही पड़ेगा। तो तभी वो आपका प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपने सही से इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो सबसे ज्यादा लॉस भी आपको वही है। इसलिए जब लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो पीपल गेट स्केर्ड कि नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं करना। बट उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए जो आपको इनन्यूमरेबल प्रॉफिट दे सकता है, जैसे वॉरेन बफेट है, उन्होंने यही किया। तो एफडीआई क्या है, सबसे हाईएस्ट रिस्क है, सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिट भी है एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कंपनी में करना है। अगर कोई कंपनी में इश्यूज हैं, बैंकरप्सी है, उसका प्रॉफिट ईपी जो अर्न इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं है, अर्निंग पर शेयर अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप बात करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का। मुझे आगे करने दीजिए पीडीएफ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे है और अदर ऑप्शंस, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा ऑप्शन सही है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग था, जॉइंट वेंचर्स के बारे में बताया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है आपका? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू जैसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का रिस्क सबसे कम है, फिर इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का रिस्क सबसे ज्यादा कम है, मतलब उससे ज्यादा है, फिर जॉइंट वेंचर है, और फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जिसे हम ये भी कहते हैं एफडीआई। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में भी डिफरेंस है। जब आप कस्टमर्स को इसमें क्यों कम रिस्क है, क्योंकि जब आप कस्टमर्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, डायरेक्ट भेज रहे हो, तो वो होता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। लेकिन जब आप किसी इंटरमीडिएटरी का या कोई भी मीडिएटर है, आप उसका यूज कर रहे हो अपने कस्टमर्स तक को पहुंचने के लिए, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है। तो ऑब्वियसली जहां आप कस्टमर्स को डायरेक्ट बेच रहे हो वहां रिस्क इतना नहीं है, लेकिन जब आप किसी मिडिल मैन को ले रहे हो, आप उसका पता नहीं उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो अगर आप क्या क्या पता रिस्की ज्यादा हो उसके साथ डील करना, तो ये ज्यादा रिस्की रहता है। तो अब जैसे कि अगर ये ऑप्शंस नहीं आ रहे, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पूछ लिया होता, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग डाल दिया होता इन ऑप्शंस पर, तो भी आप समझ जाते। इसलिए मुझे अपने क्वेश्चंस पे डायरेक्ट बताओ, पहले बेसिक्स क्लियर करो।
ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 2 ही मैंने बताए एमसीक्यू, लेकिन वो 2 में मैंने बहुत चीजें बताई हैं। तो मैं और एमसीक्यूज आगे सॉल्व करूंगी, जैसे अगर ज्यादा कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं होगा तो ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे उस दिन, और जिस दिन ज्यादा डिटेल में बताना होगा तो 2-3 क्वेश्चंस में ही मैं बस ये चाहती हूँ आपको बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, बाय।